ये जो हम लोग जीके की सीरीज कर रहे हैं उसमें आज जो है हम लोगों ने टॉपिक लिया है गरीबी, जिस पर आज हम लोग की चर्चा होने वाली है। ये लेक्चर नंबर 10 होगा। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो गरीबी पे करने वाले हैं। तो लिखते हैं गरीबी। गरीबी मतलब कि पॉवर्टी। भैया देखिए, बात लीजिए समझ। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, ये टॉपिक लेखपाल का है। लेखपाल में जो ग्रामीण है आपका उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो है बहुत ही ध्यान से और समझते हुए इसको करेंगे। अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाना पड़ा तो हम लोग वैसे भी बना लेंगे। तो वो अब देखते हैं आखिरी तक कहाँ तक पहुंचते हैं। तो 2 छोटे छोटे वीडियो बना देंगे इसकी जगह पर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गरीबी जो है, जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो टॉपिक ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें कैसे करना है, तो इसको हम 3 चरणों में पढ़ेंगे गरीबी को। मतलब कि पहले तो परिभाषिक रूप से कोई आपसे पूछे कि गरीब क्या है तो आप उसको डाटा पिला दोगे कि इतने से इतने, इतने से इतना रुपया। आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। या फिर उसको सैद्धांतिक रूप से कैसे नापते हैं, तो सैद्धांतिक आधार पर कौन कौन आधार है। और एक और आपको पढ़ना है भारत में गरीब। तो भारत में गरीब, तो ये आपको 3 चीजें 3 चरणों में पढ़नी है। पहला है परिभाषिक, दूसरा है सैद्धांतिक और तीसरा है भारत में गरीबी। फिर से समझ लीजिए, परिभाषिक, सैद्धांतिक और भारत में गरीबी। तो पहला चरण देखते हैं परिभाषिक। परिभाषा क्या है? परिभाषा स्पष्ट है कि जो न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये न्यूनतम आवश्यकताओं में ही आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति या नागरिक, उसके पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो इनको जुटा सके, तो वो गरीबी के अंतर्गत आएगा। या मोटी बात सरल तरीके से कही जाए कि न्यूनतम आवश्यकताओं की भी जो पूर्ति ना कर पाए, ऐसे व्यक्ति को क्या समझते हैं? गरीब समझते हैं। तो पहले तो परिभाषिक रूप से एकदम क्लियर होना चाहिए आदमी को कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना कर पाए या पूर्ति करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को गरीब कहें या गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इसमें विश्व बैंक की परिभाषा डाल दें, जो विश्व बैंक की परिभाषा है, तो विश्व बैंक या जो विश्व स्तर पर गरीब किसे माना जाए, तो हर दिन अगर व्यक्ति $1.25 या उससे ऊपर कमाता है तो वो गरीब के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी का उल्टा, अगर व्यक्ति $1.25 से कम कमा रहा है तो वो गरीब समझा जाएगा। तो विश्व बैंक ये कहता है कि हर दिन $1.25 कमाने वाला व्यक्ति या फिर उससे ऊपर गरीब नहीं है, और $1.25 से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब है। ये एक दशमलव है, नहीं तो भारत में 90% गरीब आ जाएंगे फिर तो ये चीज ध्यान रखना कि हर दिन अगर व्यक्ति $1.25 से कम कमाता है तो वो गरीब की श्रेणी में है। उतना या उसके ऊपर कमाता है तो वो गरीब नहीं। ऐसा विश्व बैंक के आधार पर कहा गया। पहले ये $1 बिलियन $1 था पहले, फिर इसको बढ़ा के $1.25 कर दिया। बात आप समझ में? तो कुल मिला के ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर दिन अगर व्यक्ति $1.25 से या उससे ऊपर कमाता है तो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये तो बात हो गई सैद्धांतिक रूप, मतलब परिभाषिक रूप से कि आप गरीब किसे कहेंगे। अगर कोई पूछता है कि आपकी नजर में कौन गरीब है, तो आप बताएंगे कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी प्राप्त करने में या जुटाने में असमर्थ है, गरीब।
एक तो बात हो गई है, दूसरी चीज ये हो गई कि सैद्धांतिक रूप से कैसे नापा जाता है। तो इसको जरा सैद्धांतिक रूप से समझ लेते हैं। तो सैद्धांतिक आधार पर कैसे गरीबी को नापेंगे, समझिए सिद्धांत के आधार पर। सैद्धांतिक आधार पर गरीबी दो प्रकार से नापी जाएगी, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब ये है कि यहां पर जब सापेक्ष गरीबी नापी जाती है तो जो विभिन्न आय वर्ग होते हैं, विभिन्न आय वर्गों में विषमता को नापते हैं कि कितनी विषमता है, एक आय वर्ग दूसरे आय वर्ग से कितना विषम है। जैसे कि एक मजदूर और एक सेठ या मालिक कह लो, उसके आय वर्ग में कुछ ऐसा बनेगा चित्र, ये मालिक का है मजदूर नहीं है, मजदूर का हो गया। तो कहने का मतलब साफ साफ यह है कि विभिन्न आय वर्गों, चूंकि वर्ग शब्द है इसलिए मालिकों में भी सारे मालिक आ जाएंगे और मजदूरों में भी सारे मजदूर आ जाएंगे। तो बात आप हमारी समझ पा रहे होंगे बहुत ध्यान से, बात आप हमारी समझ पा रहे होंगे पूरे ध्यान से कि विभिन्न आय वर्गों में जो विषमता को निकाला जाएगा वो सापेक्ष गरीब के अंतर्गत आता है, या गरीबी की सापेक्ष विधि के अंतर्गत आता है, जो कि विभिन्न आय वर्गों में विषमता को के आधार पर आकलन इसका किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सापेक्ष गरीबी को दो गुणांक, एक आपने नाम सुना होगा लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज जा है जहाज वाला, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक इन दोनों के द्वारा मापा जाता है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा मापा जाता है इस सापेक्ष गरीबी। ये दोनों गरीबी मापन की विधियां, जैसे कि हालांकि ये आपकी परीक्षा में आता है गिनी गुणांक, एक बार 2-3 साल पहले पीसीएस में आया था गिनी गुणांक। तो आप लोग याद रखिएगा लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये दोनों जो है गरीबी मापन के हैं। अब कैसे मापन है, सापेक्ष मापन है। अगर हम चित्र द्वारा लॉरेंज वक्र को समझें तो लॉरेंज वक्र में क्या होता है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष, और ये लो इस तरीके से 0 से 100 के बीच में मापन होगा इसका, और जहां पे मापन हो जाता है वो ओ कहलाता है, ओ कहलाता है। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि लॉरेंज वक्र का मतलब क्या है, लॉरेंज वक्र में इस तरफ जो होती है कुल आय संचित प्रतिशत होता है और इधर पारिवारिक आय संचय प्रतिशत होता है। तो कुछ इसी तरीके से मापन होता है। आपको याद रखना है लॉरेंज वक्र 0 से 100 के बीच में चलेगा, या कहा जाए कि 0 से 100 के बीच में, 0 से और 100 के बीच में जो होगा इसका मापन होगा। लॉरेंज वक्र का 0 से 100 के बीच में मापन होगा। लॉरेंज वक्र को 1905 में विकसित किया गया था मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा। तो मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा इसको विकसित किया गया था 1905 में। और जो गिनी गुणांक है, गिनी गुणांक जो है वो 0 से 1 के बीच में मापा जाता है और इसको विकसित किया गया था 1912 में कोरेडो गिनी के द्वारा। तो कोरेडो गिनी के द्वारा आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। हम आपको अंत में पूरा वीडियो एक साथ जो पढ़ाए हैं हम रिवीजन करवाते हैं। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी को हम लोग अभी देख रहे हैं कैसे नापी जाएगी, विभिन्न आय वर्गों के में कितनी विषमता पाई जाती है इसके आधार पर इसको निकालते हैं। इसके अंतर्गत दो है सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष के अंतर्गत हमने आपको बताया लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये मापन विधियां हैं, इसके आधार पर आप गरीबी को नापेंगे। लॉरेंज वक्र हमने कुछ चित्र ऐसा बनाया हुआ है लॉरेंज वक्र का, इसके आधार पर आप जो है इसी को नापा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों गुणांकों के आधार पर ही इसको नापेंगे। 0 से 100 ऊपर का पैमाना है, 0 से 1 क्योंकि ये अनुपात का पैमाना है गिनी गुणांक, तो 0 से 1 के अनुपात में इसको नापा जाता है। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया था और इसको 1912 में कोरेडो
गिनी के कोरेडो गिनी इटली के थे, कोरेडो गिनी जिन्होंने विकसित किया था इसको 1912 में। गिनी गुणांक कैपिटल जी से प्रदर्शित होता है, कैपिटल जी से प्रदर्शित होता है, जिसमें 0 सबसे खराब और 1 सबसे अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हो गया आपका चित्र सापेक्ष गरीबी का। क्या होती है, विभिन्न आय वर्गों में विषमता होती है। कैसे नापते हैं, तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा इसको नापते हैं। लॉरेंज वक्र 0 से 100, गिनी गुणांक 0 से 1। मैक्स और लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया था और इसको कोरेडो गिनी के द्वारा विकसित किया गया 1912 में। इटली के थे कोरेडो गिनी। अब बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी। इसको आप रोक के आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं निरपेक्ष गरीबी कि कैसे मापते हैं। देखिए, निरपेक्ष गरीबी को आपको कैसे नापना है। निरपेक्ष गरीबी का मतलब है एक निश्चित मापदंड ले लेना। यहां पर आपका एक निश्चित मापदंड है, इसके ऊपर वाले गरीब नहीं, इसके नीचे वाले गरीब है। ये जो लाइन है ये भी उस रेखा को प्रदर्शित करती है। अगर इस लाइन पर भी पहुंच गए तब भी आप गरीब की श्रेणी में नहीं आओगे। इसके नीचे गरीब की श्रेणी। ये मापदंड कुछ भी हो सकता है। ये कैलोरी हो सकता है कि कैलोरी आपके खाने में इतनी कैलोरी है, तो इसके आधार पर हो सकता है। आपके मासिक व्यय के आधार पर हो सकता है कि आपका मासिक उपभोग व्यय कितना है, उसके आधार पर हो सकता है। आपको एक स्पष्ट मापदंड निरपेक्ष प्रतिमान में मिलेगा, चाहे कैलोरी मापन हो और चाहे मासिक उपभोग व्यय हो। आप किसी के आधार पर एक मापदंड तैयार कर लीजिए। इस मापदंड के नीचे वाले गरीब, मापदंड तक या उसके ऊपर वाले जो गरीब नहीं। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले गरीब ऊपर वाले अमीर। मतलब कोई अगर 99 रुपए 101 रुपए है किसी के पास तो 1 रुपया उसके पास ज्यादा इसलिए अमीर, ऐसा नहीं है। नीचे वाले गरीब और उसके वो रेखा उसके ऊपर वाले जो गरीब नहीं। तो ये मापदंड होता है निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमान में। भारत में मुख्य रूप से निरपेक्ष तरीके से ही, निरपेक्ष प्रतिमान से ही गरीबी को नापा गया है या नापते हैं। तो निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं गरीबी को नापने में। अब आपको हम समझाते हैं जो तीसरा हमने हिस्सा बनाया था। पहले में परिभाषा आपने समझ ली, क्या है परिभाषा, कि जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को जुटाने भर का संसाधन ना जुटा पाए, रोटी कपड़ा और मकान का, वो क्या है, गरीब है। $1.25 या से जो कम कमाता है वो गरीब के श्रेणी में आएगा विश्व के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार। फिर हमने आपको सैद्धांतिक रूप से बताया कि 2 प्रकार की गरीबी है, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष को विभिन्न आय वर्गों के मध्य कितनी विषमता होती है उसके आधार पर नापा जाता है। 2 प्रकार से हमने आपको बताया, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के आधार पर मापा जाएगा। और जो तुम्हारा ये है निरपेक्ष गरीबी, इसमें एक स्पष्ट मापदंड होगा, उसके नीचे वाले गरीब उस रेखा या उसके ऊपर वाले जो गरीब नहीं होंगे। ये मापदंड कुछ भी हो सकता है, कैलोरी मापन हो सकता है, मासिक उपभोग व्यय हो सकता है, ये आप जो मतलब की रिक्वायरमेंट है देशों की उसके आधार पर वो ले सकते हैं। और इस प्रतिमान को निरपेक्ष में रखा जाता है और भारत में मुख्य रूप से निरपेक्ष प्रतिमान ही प्रयोग होता है। तो अभी तक आपने इतना पढ़ा। अब आप जो है टॉपिक नंबर 3 है, इसी में जो वीडियो में हमने आपको पहले में परिभाषा लिखी थी, फिर सैद्धांतिक लिखा था, नंबर 3 पर लिखा था भारत में गरीबी। तो अब हम लोग करने वाले हैं भारत में गरीबी। चलिए देखिए, तो हमारा भारत में गरीबी, देखिए भैया इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में गरीबी ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है इसका, गरीबी का। देखिए भारत में गरीबी का, अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इससे पूर्व 1901 में एक किताब आई थी दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी बोल रहा हूं समझ लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी की एक बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में पहली बार नौरोजी साहब ने प्रति व्यक्ति
आय का मापन किया भारत की, जो लगभग 20 रुपए के करीब थी, और इसके साथ में नौरोजी साहब ने न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का भी मापन किया था। तो गरीबी का निर्धारण किया था या मापन किया था? निर्धारण किया था। तो निर्धारण किया था। तो सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? लगभग देखिए 1901 में इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और रमेश चंद्र दत्त की भी एक किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन दोनों में अच्छा खासा स्तर पर आजादी के पहले आपको जो अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाता था, अपनी फैक्ट्री में बनाकर भारत भेजा जाता था, एक ठीक ठाक आकलन है ड्रेन थ्योरी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बात आपको क्लियर है? तो याद रखना, पहली बार प्रति व्यक्ति आय और जो न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का निर्धारण दादा भाई नौरोजी ने किया था, यह आपको याद रखना है। अब प्रश्न है कि भारत में आजादी के बाद कौन कौन सी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। अब समझते हैं, समझिए। भारत की आजादी के बाद 1971 में एक कमेटी गठित की गई नीलकांत डांडेकर एवं वीएम रथ ये कमेटी बनाई गई। नीलकांत डांडेकर एवं वीएम रथ कमेटी की क्या सिफारिश थी? ये पहली बार भारत में आजादी के बाद, आजादी के बाद मैं बता रहा हूं 1900, दादा भाई नौरोजी आजादी से पहले वाली बात। तो आजादी के बाद पहली बार वैज्ञानिक आधार पर, गरीबी का निर्धारण किया गया। तो गरीबी का निर्धारण किया गया। कैसे किया गया? इन्होंने क्या किया? नीलकांत डांडेकर ने ग्रामीण और शहरी इन दोनों के लिए एक ही मापन यूज किया 2250 कैलोरी का। तो 2250 कैलोरी का ये एक ही मापन है, मतलब कि इसमें अलग अलग मापन यूज नहीं हुआ कि ग्रामीण के लिए इतनी, शहरी के लिए इतनी। सीधे सीधी बात बोली गई, अगर भोजन में 2250 कैलोरी की ऊर्जा वाला मटेरियल है तो व्यक्ति चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहरी का हो, वो गरीब कंसीडर नहीं किया जाए। ना इसमें ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए अलग अलग कोई कैटेगरी नहीं थी। तो पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गरीबी का निर्धारण और पहली बार कैलोरी मापन के आधार पर मापन, ये दोनों काम नीलकांत डांडेकर एवं वीएम रथ कमेटी ने ही की पहली बार। तो आपको इस कमेटी में दो चीजें याद रखनी है। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गरीबी का निर्धारण 2250 कैलोरी का, और उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि दोनों के लिए एक है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, इन दोनों के लिए 2250 कैलोरी ही आवश्यक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 में एक कमेटी गठित की गई। एक चीज और याद रख लीजिएगा, नीलकांत डांडेकर वाले में, नीलकांत डांडेकर ने जो अपना आधार वर्ष है, नीलकांत डांडेकर जो भी आप कमेटी लिख के गए हो, मैंने हटा दी अभी, उनका आधार वर्ष 1960-61 है। बनी ये 1971 में थी, पर किसी आधार वर्ष को लेकर ही तो मापोगे कि हवा माप दोगे। तो नीलकांत डांडेकर ने 1960 और 61 का आधार वर्ष रखा है, इसके आधार पर इन्होंने इसका मापन किया है। ये चीज आप लोग को याद रखना। तो आप साइड में बढ़ा लीजिएगा अपने, उन आधार वर्ष कितना है 1960-61। अब यहां प्रश्न है कि इसके बाद जो वाई के अलग, भारत में गरीबी आप पढ़ लो, वाई के अलग जो समिति बनी वो 1979 की, क्या किया इस समिति ने? वाई के अलग समिति की विशेषता यह है कि पहली
पहली बार अलग अलग ग्रामीण और शहरी इन दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी मापन किया गया। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी के लिए 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी का मापन किया गया। 2400 कैलोरी ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए 2100 कैलोरी का मापन किया गया। तो पहली बार जो है वाई के अलग समिति ने भी अलग अलग किया। पहली बार कैलोरी मापन का आधार बनाया, इससे पहले वाली नीलकांत डांडेकर ने, परंतु उसने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए एक ही कैलोरी मापन दिया 2250। परंतु जो ये वाई के अलग समिति है, इस समिति ने अलग अलग ग्रामीण और शहरी इन दोनों में अलग अलग कैलोरी मापन किया। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। वाई की अलग समिति 1979 में बनी थी। इसके बाद जो अगली समिति है वो है लकड़वाला समिति 1989। लकड़वाला समिति 1989 में बनने वाली लकड़वाला समिति बनी। कब बनी? 1989 में बनी कब? 1989 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1993 में रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट कब दी? तो 1993 में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब दी? 1993 में लकड़वाला कमेटी ने रिपोर्ट दी। क्या कहती है कमेटी? कमेटी ने कहा, लकड़वाला समिति ने कहा कि भारत में सिर्फ एक मापन कि ग्रामीण के लिए इतना, शहरी के लिए इतना, ये उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए लकड़वाला समिति ने भारत में हर राज्य के लिए और केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल कर लो, सबके लिए अलग अलग गरीबी निर्धारण रेखा बनाने का सिफारिश की। जैसे कि पहले मैं लिखता हूं, हर राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण, अलग अलग गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो काम करने की बात कही लकड़वाला समिति ने। किसने कही? तो लकड़वाला समिति ने कही अलग अलग हर राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करना। जैसे कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 36 हो गए लाइन। हर राज्य अपना अलग अलग जो है वो निर्धारण करें। ऐसी समिति की सिफारिश थी। इसको माना गया नहीं माना गया, क्योंकि अगर माना जाता तो सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन समितियां भी आ गई, कहां से आए। तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए इसकी सिफारिश ये थी कि हर राज्य के लिए आपको अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारण के लिए समितियों को बनाना चाहिए। तो हर राज्य के लिए एक से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एक से अधिक गरीबी रेखा का निर्धारण करने की सिफारिश किसने की थी? तो लकड़वाला समिति ने की थी। कभी कभी कुछ भी नहीं पूछ के इन समितियों का क्रम पूछते हैं, तो क्रम के लिए ही आपको सन याद है, हमने आपको अभी सन बताए थे। 1971 में नीलकांत डांडेकर समिति, जिसका आधार वर्ष 1960-61 बताया, और उसके बाद 1989 में 1979 में बनी अलग समिति, उसका आधार वर्ष 1973-74 है। नीलकांत डांडेकर का 1960-61 था आधार वर्ष, और ये अलग समिति का कितना था? 73 से 74, 1973 से 74। जो चीजें अगर छूट रही है बीच बीच में मैं बोलता जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो आप देखें तो वहां पे आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है लकड़वाला समिति। इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने जो है 1993 में अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की, और हर राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारण करने का जो काम किया है वो इसने किया है। हर राज्य के लिए गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो इसी ने किया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? हम लोग का टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग टॉपिक में गरीबी पढ़ रहे हैं, पॉवर्टी। हमने आपको क्या बताया कि परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को, रोटी कपड़ा और मकान को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो वो गरीब की श्रेणी में आएगा।
इसके अतिरिक्त हमने आपको ये भी बताया, ये तो परिभाषिक रूप से हो गया कि विश्व बैंक के अनुसार $1.25 या उससे मतलब $1.25 से नीचे कमाने वाला गरीब है। फिर हमने आपको क्या बताया कि सिद्धांत क्या, सैद्धांतिक रूप से गरीबी कैसे मापी जाएगी। तो सैद्धांतिक रूप से गरीबी मापने के लिए मैंने आपको बताया कि दो प्रतिमान होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष के अंतर्गत आय वर्गों में जो विषमता होती है, आय वर्गों में जो विषमता होती है उसके आधार पर आप सापेक्ष गरीबी निकाल लेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके जो निरपेक्ष गरीबी है, निरपेक्ष स्तर पे जो गरीबी है, उस गरीबी को मापने के लिए एक निश्चित मापदंड होगा और उसके आधार पर आप निकालेंगे, चाहे कैलोरी मापन हो और चाहे आय प्रतिदिन का जो मतलब कि जो मासिक उपभोग है, आप उसके आधार पर किसी भी आधार पर मापदंड आप लेके इसको माप सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? भारत में मुख्य रूप से निरपेक्ष प्रतिमानों के आधार पर ही गरीबी निकाली जाती है। भारत में मुख्य रूप से निरपेक्ष प्रतिमानों के आधार पर ही गरीबी निकाली जाती है। मुख्य रूप से बताया मैंने, मुख्य रूप से निकाली जाती है। तो यहां तक आपने टॉपिक को लिया है पढ़ इस वाले वीडियो में, ठीक है। इसी का अभी पार्ट 2 बनाया जाएगा, आपके लिए डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपके लिए वीडियो इतना हेजी नहीं हो, इसलिए यहां तक जो है आप पार्ट 1 में पढ़ लिए। अब इसके बाद इसका सीरीज का दूसरा वीडियो अभी आपका पार्ट 2 मिल जाएगा, जो कि गरीबी पे ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।